दोस्तों बड़ी खुशखबरी, अभी सैनिकों ने भरी है हुंकार और आक्रोश और अपना विरोध दर्ज कराया 8वें वेतन आयोग को लेकर के। दोस्तों यदि आप सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, ये वीडियो देखना होगा। और क्यों देखना होगा कि अमर उजाला का आप शीर्षक देख सकते हो कि भूतपूर्व सैनिकों ने 8वें वेतन आयोग को लेकर आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने कहा हमें इस 7वें वेतन आयोग की तरह हमें दरकिनार न किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से हमें ओआरओपी में भी कोई फायदा नहीं हुआ। ओआरओपी 2 और 3 की भी बात कहूंगा। और ये लगातार खबरें अमर उजाला में, यदि हमारे कैप्टन साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, माननीय रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, अपना वीडियो जारी किया है। केंद्रीय कर्मचारियों जिनमें सैनिक, भूतपूर्व सैनिक सभी आते हैं। वर्तमान सरकार जो है हमारे साथ जो है भेदभाव कर रही है। भूतपूर्व सैनिक जो है पहले ही बहुत दुखी हैं इस बात से कि उनकी एक रैंक एक पेंशन की जो समस्या है उसको जैसे कि तैसे रखा हुआ है। उसमें ना जाने कितनी विसंगतियां हैं। इतनी नौबत आ गई है कि आज जो अभी पेंशन आ रहे हैं वो कम पेंशन ले रहे हैं और पहले वाले ज़्यादा ले रहे हैं। तो उसका भी समाधान नहीं हुआ था। लेकिन अभी एक और नई बात जो है सामने आ रही है कि अभी 3 महीने बच गए हैं जब 8वें सेंट्रल पे कमीशन के लाभ जो हैं सभी को हम लोगों को मिलने हैं, लेकिन उसका गठन अभी तक नहीं हुआ है। हमारे हितों के लिए, सैनिकों के हितों के लिए रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी मैं आपके सामने दिखाऊंगा। और ये हैं कैप्टन जगदीश चंद्र वर्मा। हाँ, मेरे बिल्कुल हमारे संपर्क में रहते हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। और उनकी सही सटीक जिस तरीके एनालिसिस करते हैं, उन्होंने सीधा लिखा है। सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि आप उमर उजाला तक उनकी खबरें पहुंची हिमाचल से लगाकर कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भूतपूर्व सैनिकों में आक्रोश है। अब आक्रोश क्यों? तो दोस्तों जरा सिंप्लीफाई करूं कि 7वां वेतन आयोग मिला और 7वें वेतन आयोग में जो आपकी तनख्वाह फिक्स हुई, और वो क्या रेफरेंस था, यानी 1 दिसंबर 2015 का उन्होंने रेफरेंस, 31 दिसंबर 2015 का रेफरेंस लिया होगा। और 2015 को जो पे थी 2.57 में मल्टीपल करके उन्होंने 2016 में फिक्स कर दी। और 2015 के हम पीछे चलते हैं कि 2014 के अंदर आपको ओआरओपी 1 मिला, वहां पर आपकी पेंशन ठीक ठाक थी, पेंशन ठीक ठाक थी ओआरओपी 1 में। लेकिन क्या था, माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया कि एवरेज आपने लिया है, इसको मैक्सिमम पे फिट कर दीजिए। पीएमआर को भी आप इसमें कंसीडर, अगले बार जो 7 नवंबर के बाद उनको कंसीडर कीजिए, और जो रेशियो के हिसाब से है वो बदलाव कर दीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह खारिज किया। लेकिन उसका बुरा असर क्या पड़ा? ओआरओपी 2 में आपने देखा कितनी बड़ी, जेसीओ की बिल्कुल नहीं बढ़ी। फिर ओआरओपी 3 भी हुआ, फिर जेसीओ की नहीं बढ़ी। आज भी जेसीओ ओआरओपी 1 वाले ज्यादा ले रहे हैं ओआरओपी 3 और 2 और 3 वालों से। क्यों ले रहे हैं? कि ये 7वां वेतन आयोग की वजह से था कि वहां पर जो हमारा पे फिक्सेशन हुआ था किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जो सर्विंग वालों को तो पता नहीं होता, जो मिल रहा है वो अच्छा है। रिटायर वालों को ओआरओपी 1 मिल गई थी तो उन्हें समझ में नहीं आया, उनका हिसाब किताब ठीक था। पोल जब खुलती है कि ओआरओपी 2 जब लागू होता है, पोल जब खुलती है कि जब रेफरेंस क्या लिया जाता है ओआरओपी 2 में, 2018 को लिया जाता है, 2019 में ओआरओपी आती है। अब 2018 वालों की लेफ्टिनेंट की आप देख सकते हो 35,800, यानी 2015 वालों की कितनी है? 41,000 है। कैप्टन की इसकी 38,000 है, उनकी 43,000 है। नायब सूबेदार की इनकी 28,000 है, उसकी 32,000 है। यानी उल्टी गंगा बहना शुरू हो जाती है। अब इसी चीजों को शामिल किया गया है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, इन सारी समस्याएं अब ना आए, और इसका मुख्य कारण है वेतन आयोग। यदि 8वें वेतन आयोग में फिर गड़बड़ी इसी धर्रे से चला गया, दोबारा इसमें सुधार नहीं हुआ ओआरओपी वाला, तो हमें फिर मुंह की खानी पड़ेगी, जैसा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के कैप्टन जगदीश चंद्र वर्मा साहब ने माननीय रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखा है, और फिर बहुत सारी खबरें लिखी हैं। और सेना की अब डिमांड क्या है, सैनिक क्या चाह रहा है 8वें वेतन आयोग से, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं जगदीश चंद्र वर्मा साहब का वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। Although a cabinet of Indian government that has given its nod in January this year, but so far there is no appointment of the chairman as well as members of the 8th pay commission. There is no office for them, and ex-servicemen especially are aggrieved over this. We do not know why government is
अप्लाइंग डबल यार्ड स्टिक फॉर वी पीपल। अगर हमारी कोई समस्या है तो उसको सही ढंग से उसको सुलझाना चाहिए, ना कि उसको उलझाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि अभी तक गठन अगर नहीं किया है तो कब होगा। अगर पिछले हम 7वें वेतन आयोग को देखें तो 2 साल पहले इसी सरकार ने जो है उसका गठन कर दिया था फरवरी 2014 में, और उसका समय पूर्वक जो है उसकी रिपोर्टों के ऊपर पालन हो गया था, उसके लाभ मिल गए थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण दिस इज़ नॉट हैपनिंग दिस टाइम। अब खबर है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन में देरी से भड़के भूतपूर्व सैनिक, यानी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर भूतपूर्व सैनिकों ने भारी आक्रोश है। उसमें संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन जेएसयू-आर की ओर से रक्षा मंत्री को पत्र भेजा गया है। संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन जगदीश वर्मा, सेवानिवृत्त मीडिया प्रभारी नायब सूबेदार अमृतलाल, कोषाध्यक्ष सूबेदार मेजर रोशन लाल चौहान, इन्होंने एक बयान जारी किया कि 1 जनवरी 2026 के बाद जिस तरीके से आपने तेजी पकड़ी 8वें वेतन आयोग की, उससे आगे बढ़ नहीं रहा है। उन्होंने कहा है, और इससे पहले 7वां वेतन आयोग समय से हो गया था, जो कि नॉर्मल सब लोग कहते हैं। मेन बात इन्होंने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन से उत्पन्न वेतन विसंगतियां अभी दूर नहीं हुई हैं, और ये पॉइंट उन्होंने साथ में ऐड किया है, जैसा कि आप इनके अब वीडियो में दिखाऊंगा, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब बात करूंगा कि रक्षा मंत्री जी को क्या चिट्ठी लिखी है। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन डेटेड 13 सितंबर 2025 को चिट्ठी लिखा है ऑनरेबल रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साउथ ब्लॉक, और उन्होंने राष्ट्रपति महोदया के लिए भी इसके लिए कॉपी किया है। रिक्वेस्ट फॉर अर्ली अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन इफेक्टिव विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026। उन्होंने कहा है कि आप आयोग का नोटिफिकेशन जारी करें जिसमें अध्यक्ष और सचिव होते हैं, यानी आपने डीओपीटी में जितने भी आपके अधिकारी काम करने वाले उनकी आपने एक लिस्ट निकाल दी है, यानी आपकी ऑफिस तैयार हो गई है, और आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए आपने सारी चीजें मांगनी, आप उसको सार्वजनिक कर दीजिए। और इसके साथ सैनिकों ने कहा है, माननीय रक्षा मंत्री जी, बहुत ज्यादा विलंब हो गया है और इसके ऊपर आप अपनी सिफारिश दें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मंजूरी के बाद अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए सारी चीजें मांगी, लेकिन उसको फाइनल नहीं किया गया है। और उन्होंने कहा 50 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी रक्षा सेवा निवृत्त सहित 65 लाख पेंशन भोगियों में चिंता और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि पिछले आयोग को 2 से ढाई वर्ष लगे थे, अभी आप क्या करना चाहते हो, 2029 तक खींचना चाहते हो, यानी उन्होंने कहा है जल्दी इसको लागू करें। दूसरा कहा है कि कुछ लोग हैं वयोवृद्ध हैं 85, 90, 95 के, उनको यदि वो एक्सपायर्ड हो गए तो उनको ये फिर लाभ नहीं देंगे, उनको लाभ नहीं देंगे, और वो दुनिया छोड़ के चले गए तो आप इस दिन से आप लागू करोगे और वो बेचारे उस स्क्रैप हो जाएंगे। ये सारी चीजें उन्होंने लिखा है जैसा कि आप उनके और वीडियो में देख सकते हो। अब मेन चीज है कि 8th पे कमीशन अपडेट। गुड इवनिंग टू ऑल, ब्रिगेडियर अखिलेश कुमार साहब की तरफ से आया था। उन्होंने जो पॉइंट रखे थे, एक बार फिर इनके ऊपर बात करूं। उन्होंने कहा है, सबसे पहले कहा है कि आज ब्रिगेडियर अखिलेश कुमार सिंह द्वारा आयोजित व्याख्यान में भाग लिया, और जिसमें है वहां के कुछ अंश। उन्होंने क्या है कि हमने क्या मांग रखी है कि जो सेना को फायदा हो। सबसे पहले इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की बात रखी है। सीधा कहा है, या तो इक्वल मिलिट्री सर्विस पे सबकी कर दो, या एमएनएस की मिलिट्री सर्विस पे जेएसयू से ज्यादा क्यों है। ये उन्होंने पॉइंट बड़ा जोरदारी से रखा हुआ है। और उन्होंने सीधा कहा है कि इसके अंदर तीनों सेना के लोग हैं, उसमें कमेटी में आप शामिल कीजिए। और उन्होंने सीधा इसमें डाला है कि एनहेंसमेंट ऑफ लीव अकुमुलेशन लिमिट बिटवीन 400 से 500 कर दीजिए, यानी उन्होंने कहा है कि लीव इन कैसे 300, उसको 400 से 500 के बीच कर दीजिए। एयर ट्रेवल एलटीसी फॉर जेएसयू के लिए हवाई यात्रा आप कर दीजिए। और अश्योर्ड पेंशन फॉर शॉर्ट सर्विस अफसर की बात किया है। एमएसपी फॉर जेएसयू मोर देन या इक्वल टू एमएनएस किया है। X1 X2 जो है उसको आप एक मर्ज कर दीजिए। और उन्होंने तमाम कई बेस्ट बेनिफिट्स ऑटो पे फिक्सेशन की बात की है कि जो बेस्ट तरीका है उसको ऑटो पे फिक्सेशन कर दीजिए। और उन्होंने कंसेशन ऑफ ट्रेवल थ्रू फॉर्म डी की बात की है। स्ट्रेस फैक्टर जहां पर है वहां पे अलाउंसेस बढ़ाने की बात की है। कैडर रिव्यू की बात की है। और उन्होंने कुछ अधिकारियों के कुछ पॉइंट हैं उनके बात की है। और उन्होंने कहा है हवलदार से नायब सूबेदार
कि जब पेमेंट बढ़ता है तो उसको एक इंक्रीमेंट दे के नहीं, एक कैटेगरी चेंज होती है, वहां पर उस तरीके से पे फिक्सेशन कीजिए। तो ये तमाम चीजें उन्होंने पॉइंट में दी हैं, और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। यानी अब आगे 8वें वेतन आयोग के पास ये पहुंच चुका है कि आर्मी की तरफ से, जैसा कि मैं आपके साथ लेटर भी शेयर कर सकता हूं। अब ये जो प्रेशर है माननीय रक्षा मंत्री जी को जो सेना की तरफ से लिखा गया है या पूरे सैनिकों की तरफ से लिखा गया है, और इन्होंने कहा है कि आगे जो भी एजिटेशन हो, जंतर मंतर पे हो, तो सैनिकों को एकजुट होकर इसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है? फिटमेंट फैक्टर की भी इन्होंने कहा है कि लगभग फिटमेंट फैक्टर, सिमिलर फिटमेंट फैक्टर ऑफ 1.914, यदि कोई फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो एमएसपी और अलाउंसेस में भी लागू होना चाहिए। तो आपकी इसमें क्या राय है? धन्यवाद। अभी तक जो है, अगर गवर्नमेंट ने उनको कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया है तो आप सोच लो कि 2-2.5 साल उन्होंने इन चीज़ों को निपटाने में लगाना है। तो उसकी रिपोर्ट हमें आएगी 2028-29 में, एंड देन वी विल बी गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ 8th पे कमीशन। तो हमारे जो भूतपूर्व सैनिक, स्पेशली जो 80, 85, 90, 95 साल के हैं, आप उनके बारे में सोच सकते हैं कि उनको क्या उससे लाभ मिलेगा। तो हम बहुत दुख प्रकट करते हैं इस बात के लिए, और इसके साथ ही गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं कि उनको इस 8th पे कमीशन का जल्दी से जल्दी गठन करना चाहिए, और ताकि वो लोग ठीक ढंग से इसको एनालाइज करके जो भी कमियां पेशियां हैं उनको सही करके, जो उनकी एंटाइटलमेंट्स हैं, जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, भूतपूर्व सैनिक और सेवार्थ सैनिक, सभी उनको उसके टाइम से लाभ मिल सके। मैं सभी से एक बार ये गुजारिश करता हूँ कि जितने भी हमारी एसोसिएशन हैं, कोई फेडरेशंस हैं, कोई दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं और भूतपूर्व सैनिकों के भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी मिलकर के इस बात को उठाएं कि इतना देर करना जो है हम लोगों के साथ एक अन्यायपूर्ण रवैया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।